आहिमी बेटा, कितनी बार मैं तुम्हें आवाज़ लगा कर गया। कब उठोगी तुम? संडे है, इसका मतलब यह तो नहीं कि दोपहर तक सोती रहो। 10 बजने को हैं। एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है मेरा। दादी का प्लेन जमीन पर उतर रहा होगा। सौरभ अपनी बेटी को सुबह से उठाते उठाते खींच उठे थे और उनकी पत्नी रितिका बाथरूम से नहा धोआ कर निकल गई। बोली, दादी को बच्चों के लिए हवा मत बनाओ सौरभ, आने दो ना उन्हें। सब कुछ बदलना जरूरी तो नहीं। जो जैसा है वैसा चलने दो, वे अपने हिसाब से रहेंगी यहाँ। सौरभ ने कहा, ठीक है, पर तुम साड़ी तो पहन लोगी ना। इस ड्रेस में तो तुम माँ के सामने अच्छी नहीं दिखोगी। अच्छा? अरे बाबा, मेरा मतलब है माँ को बुरा लगेगा। रितिका बोली, जब उनके आने का वक्त होता है तुम हम सबको इतना बदलने क्यों लग जाते हो सौरभ? ऐसे तो हम उनसे डरने लगेंगे। उन्होंने हमें स्वीकार करना ही होगा। हम जैसे हैं वैसे हैं। वे विदेश में रहती हैं। दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है उन्हें पता है। उन्हें इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी दूसरी बहू एलिशा तो विदेशी है। क्या वह भी साड़ी में लिपटी रहती है? तुम जाओ, उन्हें ले आओ। वैसे भी मैं यह ड्रेस बदलने वाली हूँ। रितिका ने 3 बेडरूम और एक हॉल वाले फ्लैट को अत्याधुनिक संसाधनों से सजा रखा था। सौरभ का हीरो का व्यवसाय था। आयात निर्यात तक लंबा फैला था व्यवसाय। रितिका बचपन से ही स्वच्छंद प्रकृति की थी और सौरभ भी खुले दिल के थे। कार को बंद करने की आवाज से रितिका को पता चल गया कि माँ आ चुकी हैं। लिफ्ट में आती ही होंगी। घंटे बजने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। करुणा एक छोटे से सूटकेस और एक एयर बैग के साथ अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। बड़े ही करीने से आसमानी साड़ी पहनी हुई, स्टेप कट बालों में 70 साल की उम्र की करुणा ऊर्जा और बौद्धिक व्यक्तित्व से भरी हुई थी। रितिका बुदबुदाई, आ गई सलाह की पोटली। लिफ्ट नहीं चल रही है क्या? ज्यादा देर लग गई है? रितिका ने पूछा। सौरभ ने कहा, कैसे लिफ्ट? माँ तो सीढ़ियों से चढ़ती उतरती हैं। मैं सामान लेकर लिफ्ट में आ गया। वे नहीं मानी। देखो तो सही, अब भी वे कितनी फिट हैं। रितिका कमाल की अभिनेत्री थी। उसने कहा, वाकई मम्मी जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। अरे नहीं, थोड़ी थकावट हो गई है मुझे। चलो छोड़ो यह सब रितु। अब तुम्हारे हाथ की चाय पीऊं? अलबेली से अलग क्या बनाती हो, मैं भी तो देखूं। मुस्कुराती हुई करुणा जी सोफे पर बैठ गई। रितिका को कुछ बुरा सा लगा। एलिसा की मेड का नाम अलबेली है क्या? नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू एलिसा आजकल मुझसे साड़ी पहनना सीख रही थी। उसने कहा, मॉम, 7 सालों से आप मेरे पास हो, कभी भी आपने मुझे अपना कल्चर अपनाने पर जोर नहीं दिया। अब इंडिया जा रही हो तो साड़ी पहननी सिखा कर जाओ। फिर क्या था, घर भर में साड़ी पहनकर ऐसी अलबेली सी घूमती रहती कि बस, तब से मैंने उसका नया नाम अलबेली ही रख दिया। करुणा ने हल्के फुल्के मूड में कहा। डाइनिंग टेबल पर रितिका हांगकांग से लाए टी सेट में चाय, चीज रोल और सैंडविच आदि लेकर आई थी। रितु, इतनी जल्दी तुम्हारी चाय भी बन गई? नहीं मम्मी जी, ये सारी चीज़ें मेड ने बनाई हुई थी। चाय भी, खाना, किचन, सब दोनों मेड की जिम्मेदारियां हैं। आप विदेशी खाना पसंद करती होंगी, इसलिए इटालियन अमेरिकन आज यही सब बनवाया है। करुणा 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, रितु बेटा, देश की मिट्टी की सौंधी सुगंध मेरे खून में रची बसी है। विदेश और विदेशी भी अच्छे हैं, पर उन्हें अपनाने के फेर में मैं खुद को भुलाना पसंद नहीं करती। रही बात विदेशी खाने की, तो एलिसा नौकरी के साथ साथ खाना बनाने की भी शौकीन है। उसे मैंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कई रेसिपीज बनानी सिखाई है। मम्मी जी, अब वे दिन लदने को हैं जब माना जाता था कि लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए। आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। रितिका ने कहा। करुणा ने स्थिति बदलते हुए कहा, भाई बच्चों को तो बुलाओ। डलास से मुंबई और फिर इधर नागपुर तक का सफ़र काफ़ी थका देने वाला था। जरा अपने बच्चों को देखकर दिल को ठंडक तो पहुंचाऊं। सौरभ झिपते हुए से बोले, मम्मी, बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं ना। रितिका ने बीच में टोका। सौरभ, कहो ना, बच्चे सो रहे हैं। संडे को 12 बजे से पहले नहीं उठते। जब उठेंगे मिल लेंगे। मम्मी जी, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। करुणा ने फ्रेश होने के लिए उठते हुए पूछा, रितु, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? फिलहाल स्टोर में रख लीजिए। अभी हॉल के दीवान पर आराम करिए। बेटे के लाचार से चेहरे पर नजर पड़ते ही करुणा खुद ही अपना सामान स्टोर की ओर ले जाने लगी। रितिका अपने बेडरूम में गई तो पीछे से सौरभ भी वहां पहुंच गए। रितु, कहा था ना आइमी के साथ मम्मी रूम शेयर करेंगी। रितिका ने कहा, आइमी मना कर चुकी है। समझा करो सौरभ, उसकी भी पर्सनल लाइफ है।
वह अब बच्ची नहीं रही कि दादी नानी की कहानी सुनते रहे। 10 बजे तक सो जाएगी। वह देर रात में सोती है, मम्मी जी को दिक्कत होगी। सौरभ का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, माँ ने बहुत संघर्ष किया है रितु। मैं जब 10वीं में था पापा गुजर गए। संकेत 5वीं में था। मम्मी नौकरी करती थी तो हम किसी तरह पढ़े लिखे और व्यवसाय खड़ा किया। माना कि मम्मी को इसलिए हर परिस्थिति में रहने की आदत है रितु। पर सौरभ कुछ और कहते कि रितु ने बीच में ही टोक दिया। बच्चों पर तुम उन्हें थोप रहे हो सौरभ, जबरदस्ती मत करो। ज़्यादा बहस किए बिना सौरभ वहाँ से उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। बच्चे उठे और कुछ तरोताज़ा हुए तो करुणा मिलने उनके कमरे में गई। पूरा कमरा अत्याधुनिक सामानों से लैस था। पलंग के पास मूविंग टेबल पर आइमी का आधा खाया खाना पड़ा हुआ था। पूरा बिस्तर अब भी फैला हुआ था। शायद पार्ट टाइम मेड सुधा, जो अब तक पूरा घर सजाकर जा चुकी थी, आइमी के कमरे को समेट नहीं पाई, क्योंकि उसे अपने सोने के बीच में किसी की खलल मंजूर नहीं थी। उसके पलंग पर बैठने से आइमी को खास फर्क नहीं पड़ा। वह व्यस्त थी कुछ नटखटपन में, मुस्कुराती, फोन पर फर्राटे से उंगलियां चलाते हुए। करुणा को यह उपेक्षा बहुत बुरी लगी, मगर परिस्थितियां संभालने की उनकी पुरानी आदत थी। उन्होंने कहा, आइमी बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। 7 साल से नहीं देखा, पूरी 24 की होने जा रही हो। आजा, दादी के गले नहीं लगोगी। ग्रैनी प्लीज 1 मिनट, जरूरी बात कर रही हूँ ना फ़ोन पर। बेटा, मुझसे तो मिल ले। कितनी दूर से आई हूँ तुम सबसे मिलने के लिए। अरे, आई तो दूर से हो, मगर कौन सी भागी जा रही हो। अभी तो यहाँ रहोगी ना ग्रैनी। करुणा आहत थी। बड़ों को थोड़ा मान देने, अपने हाथों से अपना काम करने, दूसरों से मधुर व्यवहार करने, कुछ अनुशासित रहने में भला कौन सा पिछड़ापन झलकता है। सोचती हुई वे लौटकर हॉल में दीवान पर आकर बैठ गईं। इसी बीच ईशान को अपने कमरे से बाहर आया देख करुणा अवाक रह गई। सिर के बाल खरे खरे, हिप्पी सी ड्रेस, कान में ईयरफोन लगा हुआ। करुणा इससे पहले कुछ कह पाती, ईशान ने करुणा की ओर देखकर हाथ हिलाते हुए कहा, हाय ग्रैनी, हाउ आर यू? सीइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, हैव अ ग्रेट डे। फिर ईशान माँ से मुखातिब हुआ, मम्मा, आज फ्रेंड्स के साथ मेरी कुछ प्लानिंग है। लंच बाहर ले लूँगा, डिनर के बाद ही घर लौटूंगा। डोंट कॉल मी। रात को थोड़ा जल्दी आना बेटा, रितिका ने धीरे से कहा। एक्सक्यूज मी मम्मा, चाबी है मेरे पास, डोंट वरी। लंच के समय आइमी को बुलाते वक्त करुणा ने देखा वह फ़ोन पर व्यस्त थी। रितिका और करुणा आइमी का इंतजार कर रही थी कि आइमी एक स्लीवलेस डीप कट ब्लाउज और मिनी स्कर्ट में उनके सामने आ खड़ी हुई। स्कूटी की चाबी घुमाते हुए उसने कहा, मम्मा, कॉलेज में अर्जेंट क्लास रखे गए हैं, मैं देर से आऊँगी। करुणा के अब परेशान होने की बारी थी। व्याकुल हो पूछ बैठी, बेटा क्लासेज कब तक चलेंगी? ग्रैनी, ये हमारे हाथ में नहीं, गुस्से से कहती हुई आइमी निकल गई। करुणा बिस्तर पर लेटे अनायासी विचारों में डूबने लगी। उन्होंने जिंदगी भर साड़ी ही पहनी, लेकिन अमेरिका जाकर एलिसा के कहने पर पैंट शर्ट भी पहनी। वहाँ की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा, मगर अपने व्यक्तित्व को यथावत बनाए रखा। भाषा का ज्ञान के लिहाज से लिया और दिया। अपनी शालीनता सभ्यता को कभी भी उन्होंने जाने नहीं दिया। देर रात हो चुकी थी, लेकिन आइमी और ईशान का कोई अता पता न था। वे चिंतित थी, मगर बहू के कारण कुछ खुलकर नहीं कह पा रही थी। फिर भी जब रहा न गया तो डाइनिंग टेबल पर वे सौरभ से बोल पड़ी, सौरभ, रात के 10 बज चुके हैं। दोनों बच्चों का कुछ अता पता नहीं। कम से कम आइमी के लिए तो कुछ पूछ परख करो। रितिका कुछ उत्तेजित सी बोली, मम्मी जी, आप जब से आई हैं बस दोनों बच्चों के पीछे पड़ी हैं। बहू, मेरी अनुभवी आंखें चैन नहीं रख पा रही हैं। कहीं कुछ ठीक नहीं। तुम लोग गहराई में नहीं देख रहे हो। आप जब नहीं थी तब भी हमारी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी माँ। सबको अपनी जिंदगी जीने दे। आइमी को ही क्यों पूछ परख हो? वह लड़की है इसलिए। वह भी बेटी की तरह जिएगी। आप लोग अपनी दक्यानुसी सोच बदलिए। रितु, मैंने बेटे की भी चिंता समान रूप से की, लेकिन बेटियों का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, करुणा जी कहा, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो जाए भुगतना उसे ही पड़ता है। थोड़ा वास्तविकता को समझो। सौरभ बेबस सा महसूस करने लगे थे। उन्होंने देखा रितिका अब ऐसा कुछ कह सकती है जिससे माँ ज़्यादा आहत हो। 12 बजे तक घर लौटना आम बात है। रितिका और सौरभ के अपने कमरे में चले जाने के बाद करुणा निढाल हो गए। अपने बिस्तर पर पड़ गई। विदेश में 5 साल की कुक्कू यानी संकेत की बेटी उन्हें दादी कहती है। संकेत ने उसे ऐसा ही कहना सिखाया था। एलिशा और कुक्कू दोनों ही खूब प्यारी हैं, और एलिशा कितनी व्यवहार कुशल।
और यहाँ ये लोग विदेशी सभ्यता की गलतियों को आधुनिक होने के नाम पर मेडल बनाकर गले में लटकाए घूम रहे हैं। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर चाबी घुमाने की आवाज आई। करुणा ने देखा आयमी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। करुणा निश्चित भी हुई और परेशान भी। 11 बजे बज चुके थे। करुणा की नजर दरवाजे पर टिकी थी। इतने में ईशान भी आ गया और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। करुणा सोच सोच कर परेशान थी। आखिर कैसे विचित्र जिंदगी जीते हैं यहाँ लोग। न पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई बैठक, न सुख दुख की बातें, न साथ खाना पीना और न ही एक दूसरे के जीवन में कोई रुचि। सभी अपने अपने गैजेट्स में व्यस्त हैं और बाहरी दुनिया में रमे हैं। करुणा उठ बैठी। आयमी का जीवन उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था। अक्सर लड़कियां घर परिवार में रची बसी होती हैं। करुणा ने आयमी के कमरे में झांक कर देखा। वह औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। उन्होंने उसे सीधा किया और उसके फोन को उठाया। उन्होंने सोचा इससे काफी सुराग मिल सकते हैं, पर जैसी जिंदगी वह जीती है जरूर फोन लॉक रखती होगी। क्या करे? उन्हें एक उपाय सूझा। अगर काम कर जाए तो। आयमी के मुख से शराब की बू आ रही थी। उसके कान के पास मुंह ले जाकर उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, फोन लॉक का पिन। नशे में बुझी आवाज में नींद में ही आयमी अचानक कह उठी, 7494। करुणा जल्दी से फोन लेकर हॉल में चली आई। करुणा को एलिशा ने आधुनिक गैजेट्स की पूरी जानकारी दी हुई थी। उसी के बल पर आयमी के फोन में उन्होंने सेंध मारी। उन्होंने उसके ढेर सारी रेव पार्टियों के अश्लील वीडियो और कई लड़कों के सानिध्य में खींची गई तस्वीरों को अपने मोबाइल में फॉरवर्ड किया। उन्हें आयमी के इतना स्वच्छंद होने की उम्मीद नहीं थी। कई अश्लील वीडियो में आयमी सारी सीमाएं लांघ गई थी। वे पसीना पसीना होने लगी। तुरंत उन्होंने फोन आयमी के कमरे में छोड़ा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह रितिका करुणा को चाय देने के लिए हॉल में गई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय। नहीं बहू, मैं गर्म पानी में नींबू और शहद लेती हूँ। करुणा को व्यायाम करते देख सौरभ भी सुबह की हल्की धूप का मजा लेने टेरेस पर आ गए और वहीं बैठ गए। करुणा को लगा अगर सौरभ से बात छिपाई जाए तो अब और कुछ भी नहीं बचेगा। कैरियर के आखिरी पड़ाव में बेटी का इस तरह मनमानी करना न सिर्फ उसके स्वास्थ्य और जीवन की खुशियों को प्रभावित करेगा, बल्कि उसके महत्वपूर्ण समय को भी कभी न लौट कर आने के गर्त में ढकेल देगा। करुणा ने अपने मन को कड़ा करते हुए सौरभ से कहा, बेटा, पिता की जिम्मेदारी परिवार में कुछ कम नहीं होती। एक पति की हैसियत से ही उसे घर का मुख्य व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि पिता की भूमिका उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आयमी या ईशान जो भी है, तुम दोनों की मानसिकता की प्रतिकृति है। मेरा फोन तुम ले आओ। अपने कार्यालय में बैठकर उन फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखना जो आयमी के हैं। मैंने चुपके से अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। फिर अपने मन में विचारना कि क्या आंखें मूंद लेने से सच्चाई छिप जाती है। सौरभ अपने हृदय के तूफान को मौन की जेब में भर वहां से उठ गया। फोन जो आज उनके हाथ में था वह क्या था? प्रलय या प्रलय से बचने की सूचना? इधर दोपहर तक आयमी उठ नहीं पाई। 2 दिनों बाद उसका तीसरा और आखिरी सेमेस्टर था। कुछ चिंतित सी रितिका ने आयमी के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर उसने बेड के नीचे उल्टी की हुई थी और अपने अटैच बाथरूम से बाहर निकल रही थी। क्या हुआ आयमी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मॉम, आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। आयमी ने रितिका के कंधे पर सिर टिका दिया। थोड़ी देर बाद रितिका आयमी के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन करुणा ने आयमी पर पूरी नजर रखी। 3-4 बार उल्टियां कर चुकने के बाद आयमी पस्त हो चुकी थी। रितिका ने घरेलू डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ऊपरी चेकअप के बाद कहा, अच्छा हुआ कि आप इसे गायनी से चेक कराएं। मुझे शक है, तसल्ली कर लीजिए। रितिका को डॉक्टर की बातों में बड़ी मुसीबत के संकेत दिखे। उसने फोन पर समय लेकर बेटी को कार में जैसे तैसे सहारा देकर बिठाया। खुद ही कार ड्राइव कर निकल गई। वापस आने के बाद रितिका का चेहरा किसी से भी छिप न पाया। वह अपने कमरे में चली गई। बेटा अपनी धुन में रमा रहा। बेटी अपने कमरे में बंद। नौकर चाकर सब अपना काम करते चलते बने। करुणा महसूस कर रही थी कि सौरभ को शायद अकेलापन खलता हो इनके बीच, लेकिन काम और व्यवसाय में डूबकर वह भी किसी तरह अपने दिन निकाल रहा होगा। बहू को शॉपिंग, पार्टी, पार्लर और सहेलियों से फुर्सत मिले तभी वह अपनी बेटी को कुछ मार्गदर्शन दे और बेटे को संभल। आखिरकार करुणा ने रितिका के पास जाकर बात करना ही मुनासिब समझा। बहू के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, रितु, मैं तुम सबकी माँ हूँ, अनुभव भी है मुझे और कुछ जानकारी भी। मैं समझ रही हूँ आयमी किसी बड़ी मुसीबत में है। तुमने भी शायद वह सब न देखा होगा जो मैंने देखा है। बस अब और क्या हुआ इतना बता दो ताकि हम दोनों मिलकर राह निकालें। रितिका बोली, मम्मी सारी गलती मेरी है।
मेरे मायके में बेटा बेटी में बहुत फर्क हुआ। मैंने सोचा अब मेरी बारी है। मैं वे सारे सुख अपनी बेटी को उठाने दूंगी जो मुझे नहीं मिल पाए थे। मैं अपनी सारी इच्छाओं को अपनी बेटी में फलते फूलते देखना चाहती थी, पर वह शर्मनाक हदें पार कर गई। मैंने यह पूछा भी कि लड़का कौन है, तब किसी भी तरह उन दोनों की शादी करवाई जा सकती थी और गर्भ ठहरने की बात ढकी रह जाती। मगर वह कहती है आजकल वैसा कुछ भी नहीं होता। लड़के शादी करने के लिए संबंध नहीं बनाते और हम भी ऐसा नहीं सोचते कि प्रेम हो तभी कुछ ऐसा हो। आजकल की रेव पार्टियां हर चीज की खुली छूट देती हैं। वहाँ सभी नशे में धुत लोग कौन किसके साथ कब संबंध बना ले किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सब मजे लेते हैं जिंदगी के। आपने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं। आप जैसी और भी माएँ हैं जो मॉडर्न विचार रखती हैं। ऐसा हो जाता है तो अबॉर्शन करवा लेती हैं। इतना कहकर रितु फफक कर रो पड़ी। मैंने बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में क्या कर डाला मम्मी जी। रितु बेटा, करुणा की आवाज़ जैसे अंधी खाई से आ रही थी। सोच अगर संतुलित हो तो इंसान पुराने अच्छे और नए अच्छे में सामंजस्य बैठा ही लेता है। हर नए दौर में कुछ पुरानी अच्छाइयाँ पीछे छूटती जाएंगी। उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ो तो आधुनिकता के साथ साथ वास्तविक सुख खुशी भी बनी रहती है। खैर, अनुचित था, लेकिन आयमी के फ़ोन से उसके वीडियो लेकर मैंने सौरभ को दिए हैं। मैं सौरभ को समझा लूँगी, मगर अभी हमें आयमी के बारे में सोचना है। आज डॉक्टर से बात करो, गर्भपात करवा लेते हैं, फिर कुछ महीने उसे मेरे साथ छोड़ देना। मैं सारे घाव भर दूंगी उसके। रितिका छोटी बच्ची की तरह करुणा की गोद में अपना चेहरा छिपाकर रो पड़ी। महीने भर बाद जैसे इस घर का काया पलट हो चुका था। आयमी और ईशान अब उठते बैठते दादी के संग व्यायाम, नाश्ता, पढ़ाई, कॉलेज, कोचिंग की पूरी तैयारी सभी कुछ अनुशासन से करते। फिर वक्त मिलता तो दादी के साथ चेस, कैरम या बैडमिंटन खेलते। सौरभ के चेहरे की रौनक देख अब करुणा भी खुशी महसूस कर रही थी। अकेले में सौरभ ने माँ से पूछा, माँ कैसे कर दिया तुमने इतना कुछ? ये बच्चे तो सुनते ही नहीं थे किसी की। बेटा, मैंने गर्म लोहे पर तुरंत चोट की ताकि इनका आकार बदल सकूं। तुम्हें भी एक बात बताऊं, बेटी बेटी की बराबरी के तुम लोग बहुत छोटी सोच में बांध कर रखते हो। देर रात बाहर रहना, मर्दों के साथ शालीनता की तमाम सीमाएं लांघ जाना या मॉडर्न ड्रेस पहनकर इतराना भर बराबरी नहीं है। स्त्रियों को उन सारे कामों में सबल बनाना है जो कभी लड़कों के लिए ही सुरक्षित थे। स्त्री अपनी पहचान और काम की सीमा न बांधे, बराबरी का यह पूरा सच है। और बेटों को भी इतनी छूट क्यों दी जाए कि वे दूसरी लड़कियों के लिए खतरा बन जाए? सौरभ गर्व भरी दृष्टि माँ की ओर डाल बोल बैठे, मम्मी तुमने सुनहरे से दिखने वाले कृत्रिम पंखों को तोड़ हमें वास्तविकता उड़ान के पंख दे दिए हैं। करुणा आज कुछ सार्थक कर पाने की खुशी से संतुष्ट थी, बहुत संतुष्ट कि उसके बेटे की बिखरी हुई जिंदगी फिर से संभल गई, फिर से गृहस्थी सुधर गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।